नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपको प्रैक्टिस सेट 13वां करवाने वाले हैं कृषि प्राविधिक के लिए, या फिर कहें यूपी ट्रिपल एससी AGTA कृषि प्राविधिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि पूरा आपके नए पैटर्न पर आधारित रहने वाला है, जिसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहने वाले हैं। तो जो लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, जिनने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए जो है ये कहें कि फुल सॉल्यूशन, पूरा प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन और साथ में साथ उसके एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया भी जाएगा यहाँ पर। तो बढ़िया से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या फिर कह सकते हैं जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं और साथ में साथ अदर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्लीट सिलेबस PDF कोर्स की। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस PDF नोट्स, यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा कृषि, कंप्यूटर व आपको जो है पूरा का पूरा यूपी जीके के नोट्स मिलने वाले हैं, बढ़िया से नोट्स मिलने वाले हैं। इसमें देखो ये है कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे जो प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं सबसे बेस्ट नोट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में साथ AGTA के बिल्कुल क्रम से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, AFO के नोट्स दे दे रहे हैं बच्चों को, कोई और एग्जाम के नोट्स दे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो पूरा का पूरा आपके AGTA के सिलेबस को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिसमें साथ में साथ आपको 5000 प्लस MCQs मिलेंगे और 30 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। आगे आपका PDF बंडल कोर्स है, जो कि आपका 249 रुपीज़ का है, जिसमें आपको 50 डे टारगेट बेस्ड जो है सेट पेपर मिलने वाले, जिसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहने वाले हैं। तो बढ़िया से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए टॉपिक वाइज जो सेट पेपर है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कोई बंदा है एक टॉपिक पढ़ता है, उसका सेट पेपर या फिर कहें उसका पेपर लगा लेता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा, या फिर कहें उसकी एक ऐसे प्रैक्टिस बनी रहती है ना, या फिर कहें उसकी तैयारी पक्की हो जाती है। मान के चलो आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसका टेस्ट लगा लिया, तो उससे आपकी तैयारी पक्की हो जाती है। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने जो मेन सेट पेपर है आपका, ठीक, प्रैक्टिस सेट 13 है, प्रैक्टिस सेट 13 जो आपको आज सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसमें भाग 1 में क्या रहने वाला है बच्चों, हमेशा की तरह कृषि विज्ञान, है ना, हमारा कल्चर एग्रीकल्चर। सभी लोगों का ये नारा है कि हमारा कल्चर क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर है। तो सबसे पहले 65 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के करवाने वाले हैं बढ़िया से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, साग भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन में, सिरप में, डिस्टिल्ड पानी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। साग भाजियों की या सब्जियों की जो कैनिंग की जाती है या डिब्बाबंदी की जाती है, वो किस में की जाती है। तो नॉर्मली जो डिब्बाबंदी की जाती है बच्चों, वो की जाती है आपकी ब्राइन में। किस में? आपका ब्राइन। ब्राइन क्या होता है आपका, पानी व नमक का घोल होता है, या फिर कहें आपका सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसमें आपका लगभग 1.5 से 2% क्या होता है भैया, नमक या सॉल्ट होता है। किसके अंदर? आपका ब्राइन के अंदर। सिरप क्या होता है, ये आपका चीनी का घोल होता है। चीनी के घोल को हम क्या कहते हैं, सिरप कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है, ब्राइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, कहलाती है रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, या फिर कहें मिश्रित क्रॉपिंग। सबसे पहले जान लेते हैं भैया कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, फिर आंसर करिएगा। रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि पहली फसल की कटाई से पहले उसके जीवन चक्र में, या फिर कहें जब पहली फसल हमारी रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अवस्था पर पहुंच जाए, उस अवस्था में उस खड़ी फसल में दूसरी फसल को लगा देना, क्या कहलाएगा, आपका रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे कि आपके जो है जायद की फसल कटने से पहले धान की नर्सरी लगा देना,
गन्ना की फसल कटने से पहले उसके बीच में आलू लगा देना। जब तक आलू जर्मिनेट होगा जब तक आपकी गन्ने की फसल क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब तक आपकी धान की नर्सरी ये कहें कि तैयार होगी जब तक जायद की फसल क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। तो आपकी पहली फसल के कटने से पहले या फिर कहें पहली फसल की प्रजनन अवस्था या फ्लावरिंग या फली बनना शुरू हो जाए उससे पहले दूसरी फसल को लगा देना क्या कहलाता है बच्चों, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। आगे बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग, इसके तो नाम में ही शो हो रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, है ना। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। क्या भैया, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। आगे बात करें मिक्स क्रॉपिंग की, तो मिक्स क्रॉपिंग यानी कि आपका फसल का मिक्सचर। यहाँ पर फिजिकल मिक्सचर रहता है किसका, आपका बीज का। नॉर्मली कोई रो अरेंजमेंट नहीं रहता है इसमें, है ना। नॉर्मली बीजों को मिक्स करके इसमें बोया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रित फसल कहलाता है, मिश्रित क्रॉपिंग कहलाता है। अब बात करें भैया एले क्रॉपिंग की, तो एले क्रॉपिंग में झाड़ीदार वृक्षों या फल वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है और उनके बीच क्या लगाई जाती हैं, फसलें लगाई जाती हैं। तो यहाँ वही तो कह रहा है भैया कि ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देता है कहलाती है भैया एले क्रॉपिंग। यहाँ पर ऑप्शन सी एले क्रॉपिंग सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, धूमक है मेलाथियान, रोगर, गैमेक्सिन या मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर जो है धूमक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, धूमक के रूप में किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को ध्रुमक के रूप में या फिर कहे एक तरह का धूमक। धूमक क्या होते हैं आपके, नॉर्मली जिनको हम धुएं के रूप में कीटनाशकों को मार, जैसे आपने देखा होगा नगर पालिका की गाड़ी आती है कुछ धुआं छोड़ के जाती है आपकी गलियों में, है ना। तो वो किस लिए छोड़ के जाती है, ताकि आपके मच्छर मर जाएं या कीड़े मर जाएं। तो ऐसे आपके जो कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है वो ध्रुमक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है मिथाइल ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, धान की गंधी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है, प्रौढ़ अवस्था, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था या प्रौढ़ एवं निम्फ अवस्था। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। तो बेसिकली जो आपकी धान की गंधी बग है ना, इसकी प्रौढ़ व निम्फ अवस्था कौन सी भैया, प्रौढ़ व निम्फ अवस्था क्या करती हैं, नुकसान सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। अगला क्वेश्चन, कीट विज्ञान से संदर्भित है कीटों का अध्ययन, नेमेटोड का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन, में से कोई नहीं। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, आपका कीट विज्ञान कहते हैं। नेमेटोड का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका नेमेटोलॉजी कहलाता है ना। नेमेटोड का अध्ययन क्या कहलाता है, सूत्रकृमि का अध्ययन या नेमेटोलॉजी, है ना। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, कीट विज्ञान। पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान। इसी तरह आपके मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए कीटों का अध्ययन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मुक्ताकार एंटीनी में पाया जाता है दीमक, भूभृंग, पल्स बीटल या स्लव। मुक्ताकार जो एंटीनी होते हैं जैसे मोनिलीफॉर्म एंटीनी कहते हैं। क्या भैया, मुक्ताकार को क्या कहते हैं, मोनिलीफॉर्म। इस यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोनिलीफॉर्म। जो एंटीनी होते हैं, क्या एंटीनी होते हैं, ठीक है, एंटीना जो होते हैं मोनिलीफॉर्म, वो किस में पाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली मोनिलीफॉर्म या मुक्ताकार जो एंटीनी पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, दीमक या टर्माइट के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं बच्चों, दीमक या टर्माइट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, टोंटी किस यंत्र का एक भाग है, रोटरी डस्टर का,
साइनो गैस पंप का, हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर का, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली टोंटी किस में लगती है भैया? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर में लगती है। किसमें? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर। अगला क्वेश्चन, भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? पेनेट्रोमीटर द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या डायनमोमीटर द्वारा? तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका डायनमोमीटर। भूमि की शक्ति का निर्धारण डायनमोमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? आपका डायनमोमीटर द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? 5, 4, 3 या 2? तो बेसिकली भारत में 3 पीढ़ियों की पद्धति को अपनाया जाता है। 3 पीढ़ियों की पद्धति मतलब कहें तो यहाँ पर 3 तो सही आंसर हो जाता है। पहली पीढ़ी कौन सी है भैया? प्रजनक बीज। पहली पीढ़ी कौन सी? प्रजनक बीज, है ना। पहली पीढ़ी कौन सी है? प्रजनक। दूसरी पीढ़ी कौन सी है आपकी? आधार बीज। आधार बीज, ठीक। तीसरी पीढ़ी है आपकी प्रमाणित बीज। क्या भैया? प्रमाणित बीज। तो भारत में 3 पीढ़ियों के बीज की पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी? कितने पीढ़ियों के बीज की? 3 पीढ़ियों के बीज की पद्धति अपनाई जाती है। पहला आपका प्रजनक, पहली पीढ़ी प्रजनक, दूसरी पीढ़ी आधार बीज, तीसरी पीढ़ी प्रमाणित। पहली कहें तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो 3 पीढ़ियां अपनाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाता है? 3। अगला क्वेश्चन, आधारीय बीज पैदा किया जाता है मूलाधार बीज से, जनक बीज से, गुणात्मक बीज से या प्रमाणित? तो ये आपको मिलता है प्रजनक बीज से। किससे भैया? प्रजनक या जनक बीज से। किससे मिलता है हमें? प्रजनक या जनक बीज से, है ना। तो ब्रीडर सीड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जनक बीज। अगला क्वेश्चन, गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर? तो 3 मीटर रखी जाती है। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में कितनी दूरी रखी जाती है बच्चों? 3 मीटर रखी जाती है। कितनी दूरी? 3 मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? उन्नतशील किस्म के लिए, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए, निर्धारित अंकुरण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। बात करें बच्चों सभी के लिए, सॉरी सही आंसर की, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है। उन्नतशील किस्म के लिए भी प्रमाणीकरण किया जाता है, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता के लिए भी प्रमाणीकरण किया जाता है, साथ ही साथ अंकुरण निर्धारण के भी लिए भी आपका जो है प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भ्रूणपोष के बीज में अनुपस्थित है। भ्रूणपोष के बीज में बीजों में अनुपस्थित होता है आर्किड, गेहूं, अरंडी, मक्का। देखो, जो आपके मोनोकॉट होते हैं या फिर कहें घास कुल के पौधे हैं या कहें एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं, उनमें हमेशा भ्रूणपोष पाया जाता है। किसमें? एक बीजपत्री में। लेकिन बात करें द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री में जब आपका बीज बनता है, बीज का डेवलप या सीड का डेवलपमेंट होता है, उस समय भ्रूणपोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो नॉर्मली आपके जो द्विबीजपत्रीय बीज होते हैं उनमें जो है भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, गेहूं एक बीजपत्री है, मक्का भी आपका एक बीजपत्री है ना। तो यहाँ पर ऑर्किड जो है आपका द्विबीजपत्री है, जबकि अरंडी भी आपका एक बीजपत्री है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? ऑर्किड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1955 में, 1960 में, 1966 या 1970? तो 1966 में आपका बीज अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ बच्चों? 1966 में। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है धान, सरसों, दोआवा, तोरैया, गेहूं, बरसीम? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। ए, बी, सी या फिर डी? देखो, जो आपके एक है
शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है वो है आपकी सरसों, दुआ व तोरैया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है। अंतर फसली का तात्पर्य है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना, दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, दो एक अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना अंतर फसल या इंटरक्रॉप कहलाए। इंटरक्रॉप मतलब कि जैसे आप मान के चलो गन्ना की एक पंक्ति लगा रहे हो, उसके बीच में आपने आलू बो दिया या कोई और फसल लगा दी, शकरकंद बो दिया, है ना, तो वो नॉर्मली क्या हो जाएगी, इंटरक्रॉप हो जाएगी। मक्का के बीच आपने मूंग बो दी, है ना, तो क्या हो जाएगी, इंटरक्रॉप, अंतर फसल। तो नॉर्मली आपका ये दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों बोना। अगला क्वेश्चन, धान गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता बताइए। देखो यहाँ पर नॉर्मली शस्य सघनता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फसल वर्ष में फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, बटे में होता है फसल चक्र के वर्ष। क्या होता है, फसल चक्र के वर्ष इंटू 100, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 3 है। देखो पेड़ी क्या होता है, रैटून कहते हैं इसे, रैटून पेड़ी क्या होता है कि गन्ना की कटाई के बाद जो स्टबल बच जाता है या फिर जो डूंठ बच जाते हैं वो दोबारा से उगाते हैं, रीस्प्राउट हो जाते हैं या फिर क्या दोबारा से पीक जाते हैं, तो उससे एक और फसल ली जाती है, जैसे पेड़ी फसल लिया जाता है, गन्ने में किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो फसल चक्र में फसलों की संख्या और साथ में साथ आपका जो है फसल चक्र में फसल वर्षों की संख्या। तो यहाँ देखो आपका गन्ना है एक वर्ष लेके जाता है, पेड़ी फसल एक वर्ष लेके जाती है और एक सीजन आपका जो है धान लेके जाता है। यहाँ पर जो फसल चक्र है वो कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का। फसलों की संख्या कितनी है, 3 है। फसल चक्र कितने वर्षों का, 3 का है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर जो फसल चक्र सघनता आ जाएगी वो कितनी आ, शस्य सघनता कितनी आ जाएगी बच्चों, 100% आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर शस्य सघनता कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, आपको बढ़िया से समझ आया होगा। यस नो लिख दीजिए कि सर समझ आ गया है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो लिखा हुआ है, मौमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है सूखने को, श्वसन को, पकने को, उपरोक्त सभी को। बताइए आंसर क्या होगा, मौमीकरण या वैक्सिंग, बताइए आंसर। देखो मौमीकरण क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर कोई लेयर, सॉरी हाँ ये दिख गया मुझे, है ना, ये टैब है। मान के चलो ये आपका फल है ना, इस पर हमने वैक्सिंग कर दी या फिर कहें एक लेप लगा दिया, है ना, मतलब कि ये कहें कि कोई जेल या वैक्स का एक लेप लगा दिया। अब बेसिकली आपके जो फसलें या फल होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, श्वसन करते हैं तो उनमें जो है फलों का पकना या फिर कहें जल्दी सूख जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर कि हम वैक्सिंग कर देंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, श्वसन नहीं कर पाएंगे या फिर कहें आपका गैसेस का आदान प्रदान नहीं होगा, आपकी जो सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी या फिर कहें उसमें जो श्वसन नहीं होगा। बेसिकली आपके पौधे जो सड़ जाते हैं उसका कारण जो है मेन रीजन क्या है, आपका श्वसन है या फिर कहें आपका जो है रेस्पायरेशन है। आपके जो फ्रूट है टूटने के बाद भी क्या करते रहते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। तो आपने एक परत चढ़ा दी, इसके ऊपर एक क्या चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, तो अब क्या नहीं होगा, इनमें रेस्पायरेशन नहीं होगा। तो ये किसको रोकेंगे, एक तो आपके जो रेस्पायरेशन नहीं, श्वसन नहीं होगा तो सूखेंगे नहीं फल, है ना। दूसरा क्या नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा। और तीसरा आपका क्या नहीं होगा, फल जल्दी से पकेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है, राइट आंसर जो हो जाता है उपरोक्त सभी हो जाता है। क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, आम, अमरूद, नींबू या केला। बताइए आंसर।
तो बेसिकली जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फल है वो है आपका अमरूद। इसमें उच्च पेक्टिन कंटेंट होने के कारण जो है जेली बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है किसका, आपका अमरूद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ आ रहा है ना? यस नो लिख दो कमेंट में कि सर पूरा समझ आ रहा है ना। अब बढ़िया से सेशन देखो, मंडे से आपको बढ़िया से सेशन भी लाने वाले हैं, चिंता नहीं करनी है। सॉइल साइंस भी देंगे, एग्रोनॉमी भी देंगे, एंटोमोलॉजी भी देंगे, पैथोलॉजी भी देंगे, हॉर्टिकल्चर भी देंगे, बहुत सी क्लासेस देने वाले हैं आपको, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, केवल प्रैक्टिस सेट तो अभी केवल आपके लिए एक है ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है ना। तो सब कुछ लेकर आने वाले हैं, तो बढ़िया से दिल की धड़कनों को थाम के बैठिएगा। मंडे से आपकी 1 से 2 क्लासेस शुरू होने वाली है, साथ में साथ 1-2 टीचर और पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्टाफ हमारा एक्सपेंड करने वाले हैं मंडे से या ट्यूसडे से, है ना। तो आपको बढ़िया से 2 या 3 क्लासेस आपको आराम से मिल जाएंगी AGTA की। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? पाश्चराइजेशन, कैनिंग, ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। तो देखो, यदि हम नमी को बाहर निकाल देते हैं किसमें भैया, नॉर्मली यहाँ पर बात तो नहीं हो रही फलों व सब्जियों को, एक है कि सुखा देते हैं, नो देखा होगा आपने, आम को सुखा देते हैं, अमचूर बना लेते हैं, टमाटो को सुखाकर आपका जो उसका चूर्ण बना लिया जाता है ना। तो ऐसे ही आपके जो है सब्जियों व फलों को सुखाना, उनकी नमी को अगर ये बाहर कर दिया जाए तो लंबे समय तक क्या रहेंगे, संरक्षित रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है नमी को बाहर करना एक स्थायी विधि है, संरक्षण की क्या है भैया, स्थायी विधि है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन डी, फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि क्या है, नमी को बाहर करना। अगला क्वेश्चन, धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए 10 से 12%, 8 से 14 या 15 से 16 है, कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। धान की जब कुटाई करते हैं तो उस समय कितनी नमी होनी चाहिए आपकी, 10 से 12% नमी होनी चाहिए धान में। धान की कुटाई करते समय धान में कितनी नमी होनी चाहिए, 10 से 12% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 10%, 20%, 40% या अगर कहें 60%। तो नॉर्मली जो आपका सोयाबीन होता है उसमें आपका 20% ऑयल होता है। कितना होता है, ऑप्शन बी 20%। 20% जो है तेल की मात्रा होती है सोयाबीन में, और 42% क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, है ना। तो तभी तो जो जिम जाते हैं बच्चे वो खाते हैं सोयाबीन को, है ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल, कैश क्रॉप, नकदी फसल, इंटर क्रॉप, सह फसल, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, कैच फसल या कैच क्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? मक्का, गेहूं, धान, गेहूं, धान धान धान, धान तिलहन। तो धान गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका, आपका राइस एंड व्हीट का सबसे अधिक एरिया है आपका भारत के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, 35वां प्रश्न दिया हुआ है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी आपको क्वेश्चन नंबर 35 करा दिया डायरेक्टली, सॉरी बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर ये तो रहेगी या 25, 24 खत्म किया था, है ना। अगला क्वेश्चन 25 है, 35 नहीं है। अगला क्वेश्चन 25, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में, कोच्चि में, मुंबई में या जयपुर में। तो सभी को पता होगा कि आपका जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है, आपका वाराणसी, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है 1971 में कहाँ पर स्थापित किया गया था बच्चों, वाराणसी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, स्टोमेटा रंध्रों का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है? सूर्य की रोशनी पर, बाष्पोत्सर्जन, पानी का दबाव या तापमान, किस पर निर्भर करता है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर।
बेसिकली जो आपका स्टोमेटा या रंध्रों का खुलना व बंद होना है बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। किस पर? आपका बाष्पोत्सर्जन पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है 26 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इतना भी छोटा नहीं करना है ना, कि दिखे ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में जो है फसल दी गई है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है ना। तो बताइए इसे मिलाने को कह रहा है। ठीक है, धान 20 डिग्री सी, गेहूँ 22 डिग्री सी, मक्का 26 डिग्री सी, मूंगफली 25। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया है, इसको हमें मैच करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, धान के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होता है आपका? लगभग 22 डिग्री सी। गेहूं के लिए कितना चाहिए होता है? 20 डिग्री सी, है ना। मूंगफली के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 26 डिग्री सी, और मक्का के लिए 25। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबोलाइट है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टैनिन या इनमें से कोई नहीं? द्वितीयक मेटाबोलाइट कौन सा है? निम्न में से द्वितीयक मेटाबोलाइट कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो है आपका जो टैनिन है, टैनिन जो है द्वितीयक मेटाबोलाइट। अगला क्वेश्चन, क्रोमोजोम में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? आरएनए, एटीपी, डीएनए या एडीपी? बताइए आंसर। क्रोमोजोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो भैया क्रोमोजोम में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा? डीएनए, है ना। क्रोमोजोम में गुणसूत्र में क्या पाया जाता है आपका? डीएनए पाया जाता है, डीएनए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक स्वपरागित फसल है मक्का, परपरागित है धान, परसीम, रेंडी। ठीक, तो यहाँ पर अरंडी होगा, अरंडी, अरंडी। ठीक, तो धान जो है आपकी स्वपरागित है, बाकी सभी फसलें कैसी हैं? परपरागित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31 है, 31 है। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया था? 5, 7, 9 या 11? कितने का अध्ययन किया था? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो मेंडल ने आपके 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, वंशागति के 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड या मीसोसोम? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो मीसोसोम से यहाँ पर जो है बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है, जिनके वंशजों की संख्या अधिक होती है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिक क्षमता होती है, वो एक है प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य जो होगा वह जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की क्या होती है? अधिकतम क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 34 है, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बहुगुणिता पादप, अगुणित पादप, संकर पादप, द्विगुणित पादप? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया जो पराग संवर्धन है इसका प्रयोग अगुणित पादप एक है अगुणित पादप जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस लिए? पराग संवर्धन का उपयोग किसका? पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? अगुणित पादप, अगुणित पादप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो भाग मत जाना कि आपके 35 क्वेश्चन करके ही भाग जाओ, भागना नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन
विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया उत्परिवर्तन जो है उत्प्रजनन विधि जो है पारंपरिक प्रजनन विधियों की क्या है, पूरक विधि है। क्या विधि है आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है या पूरक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है तेल का फैल जाना, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, औद्योगिक बहिस्राव या वायु का विलय। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो नॉर्मली यहाँ पर सही आंसर जो है औद्योगिक बहिस्राव। नॉर्मली जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो हम कचरा है नदियों में छोड़ देते हैं, वो बाद में जाके आपका कहाँ, समुद्र में जाता है ना। तो जो आपका औद्योगों से निकलने वाला बहिस्राव है वह जो है आपका प्रमुख या फिर कहें जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन या क्लोरीन। ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है यहाँ पर, बताइए आंसर क्या होगा। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर मीथेन जो है सही आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन आ जाता है, CO2 आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, CFC आ जाता है ना, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन आ जाता है, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम नॉर्मली लिखते हैं आपका N2O से। ठीक है, N2O आ जाता है। ठीक है, और आपका आ जाता है एक और गैस है, उसका नाम है आपका ओजोन, ओजोन। ठीक, ओजोन गैस जो है आपकी कैसी है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वाटर सेट मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है, भारत में, चीन, पाकिस्तान या जर्मनी। विश्व का सबसे बड़ा वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम किस देश में चल रहा है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो चल रहा है आपका चीन के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा वाटर सेट मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है आपका, चीन के अंदर। अगला क्वेश्चन, अब पृष्ठ जल निकासी में किसी प्रकार की नालियां बनाते हैं, स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, उपरोक्त सभी। अब पृष्ठ यहाँ पे कहें अधोभूमि या सब जो आपका ये कहें कि जो निचला या फिर कहें आपका जो सब सरफेस इरिगेशन या फिर सॉरी ड्रेनेज चैनल होते हैं, उनमें जो है आपकी स्थायी नालियां भी बनाई जाती हैं, अस्थायी नालियां भी बनाई जाती हैं, साथ में साथ आपकी कटआउट नालियां। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा जल क्षरण का प्रकार है, क्षुद्र सरिता क्षरण, परत क्षरण, अवनालिका क्षरण, इनमें से सभी। तो देखो क्षुद्र क्षरण भी आपका एक है, स्प्लैश इरोजन भी आपका प्रकार होता है क्षरण का। जब आपकी वर्षा की बूंदें होती हैं तो आपकी जो मृदा के कण होते हैं वो तितर बितर होता है, उसे हम क्षुद्र सरिता क्षरण कहते हैं। ठीक है, परत क्षरण एक परत, अब एक है कि एक समान परत जो है बह जाती है पानी से, फिर आपका अवनालिका या फिर कहें सीधे सीधे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है सही आंसर हो जाता है। शुद्ध सरिता नॉर्मली वो स्प्लैश इरोजन अलग होता है। शुद्ध सरिता मतलब कि आपकी छोटी छोटी नालियाँ का बनना, छोटी छोटी नालियों का बनना क्या कहलाता है, शुद्ध सरिता क्षरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है सिंचाई सूचीकरण, सिंचाई विधि, सिंचाई अवधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका सिंचाई विधि कहेंगे। नियंत्रित रूप से लगाने को हम क्या कहेंगे बच्चों, सिंचाई विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंचाई विधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुआई या रोपाई के 1 माह पहले लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिस खेत का नमूना लेना हो उसके अलग अलग 8 से 10 स्थान पर निशान लगाना चाहिए, ये भी सही है। चुनी हुई जगह से ऊपरी सतह से घास फूस हटा देना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है, ऑल ऑफ दी, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 53 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं मृदा रंग का, मृदा वायु का, मृदा नमी या मृदा प्रोफाइल का। मोनोलिथ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर।
तो भैया मोनोलिथ द्वारा मृदा प्रोफाइल का अध्ययन किया जाता है। किसका? सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेद का या मृदा प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन, जीवांश की सक्रियता से मृदा में लवणीयता बढ़ती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, मृदा में क्षारीयता बढ़ती है, मृदा में अम्लता बढ़ती है। जीवांश की सक्रियता से क्या होता है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बेसिकली यदि ऑर्गेनिक मैटर डालो या जीवांश पदार्थ डालो तो वो हमेशा कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पर मृदा में क्या बढ़ती है? आपकी अम्लता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल काम करती है इस फसल में गेहूं, धान, मक्का या मटर में? तो धान में प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल का या ब्लू ग्रीन एल्गी का किस में प्रयोग किया जाता है? आपका धान के अंदर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, 46वां प्रश्न है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया की वृद्धि करना, दहक क्रिया को बढ़ाना, जैविक क्रिया को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाना। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है। तो बेसिकली जैविक क्रिया को बढ़ाना, जैव उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? जैविक क्रिया को बढ़ाना। क्या? जैविक क्रिया को बढ़ाना। ठीक। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है जो है एजोटोबैक्टर, वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम। बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए क्योंकि क्लास आपकी लंबी चलने वाली है और प्यास लगने लगी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेसिकली देखो यहाँ एजोबैक्टर का नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रयोग किया जाता है, एजोस्पाइरलम भी आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड है और आपका राइजोबियम भी नाइट्रोजन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा है इसे हम शॉर्ट में वैम लिखते हैं, WVAM। क्या लिखते हैं? वैम लिखते हैं, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा लिखते हैं। यह नॉर्मली फास्फोरस पोषण में सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं निचली पत्तियों में, मध्य की पत्तियों में, ऊपरी पत्तियों, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली निचली पत्तियों में हमें जो है यार ये कहें लोअर लीव्स में जो है नाइट्रोजन की कमी के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, हरी पीली हो जाती हैं, ललोई हरी हो जाती हैं, अप्रभावित रहती हैं। तो हरी पीली हो जाती हैं। कैसी पड़ जाती हैं? यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी? पीली पड़ जाएंगी। यदि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? हरी रह जाएंगी, या फिर कहें अधिक उनमें जो है हरापन आ जाता है ना। तो यदि आपका जो है अधिक नाइट्रोजन हो जाए तो पत्तियां हरी हो जाती हैं और अधिक नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पीली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं पैतृक पदार्थ को, जलवायु को, जीव या इनमें से कोई नहीं। निष्क्रिय कारक कौन सा है यहाँ पर? बताइए आंसर, A, B, C या फिर D। तो देखो जो पैतृक पदार्थ होता है या फिर कहें जो आपके एक कहें रॉक्स होते हैं, बेसिकली जो आपके पेरेंट मटेरियल होते हैं इसमें आपकी क्या आ जाती है? चट्टानें आ जाती हैं, रॉक्स आ जाती हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं? आपके निष्क्रिय कारक होते हैं। कैसे कारक होते हैं? निष्क्रिय कारक। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है निष्क्रिय कारक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? नागपुर में, नीलोखेड़ी, लुधियाना, पुडुचेरी। तो सभी को कह रहा है पता है पुडुचेरी या पांडिचेरी। पुडुचेरी या पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था 1974 में। प्रेजेंट में जो केवीके की संख्या है वो है आपकी 731। नोट कर लेना 731 है। ठीक, आज जो अभी जो है 21 जून या 21 मार्च को आपका जो है गोल्डन जुबली या फिर कहें आपके कृषि विज्ञान केंद्र को 50 साल हो गए। 1974 से 2024 चल रहा है, 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई है ICR द्वारा। अगला क्वेश्चन, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दृश्य दर्शन, रुचि, आकर्षण या संतोष। तो बेसिकली इसमें जो है शामिल नहीं है वो है आपका क्या? बताइए आंसर, A, B, C या फिर D। यहाँ पर जो शामिल नहीं है दृश्य दर्शन शामिल नहीं है, बाकी रुचि होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए और संतोषजनक होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, प्रशिक्षण एंड विजिट
प्रणाली का उद्देश्य क्या है? T&V, ट्रेनिंग एंड विजिट, T&V के नाम से जानते हैं, T&V के नाम से जानते हैं इसे। प्रशिक्षण एवं विजिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यह प्रणाली कृषि विकास के लिए एकल व्यावसायिक सेवा के साथ एकीकृत विस्तार सेवा के रूप में कार्य करती है। यह किसानों के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित केंद्रित प्रयास प्रदत्त करती है। यह विशेष रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के समन्वय में विस्तार गतिविधियों पर जोर देती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कार्य कौन किसके अंतर्गत किए जाते हैं? आपके T&V या ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम या फिर क्या प्रशिक्षण एवं विजिट कार्यक्रम की या प्रणाली के तहत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में के द्वारा आरंभ हुआ था? ICAR द्वारा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं, तो ये शुरू किया गया था आपका ICAR द्वारा। अगला क्वेश्चन, 10 लाख कूप योजना का प्रारंभिक वर्ष है था 1994, 1995, 1996, 1997। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 55 है, आंसर बता दीजिए। A, B, C या फिर D, क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 1994 में, 1994 10 लाख कूप योजना का प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 लिखा है, पराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर कितने किया गया है? यहाँ पर FRP की बात नहीं हो रही है, ये हमेशा याद रखना। एक जो है स्टेट गवर्नमेंट एक प्राइस जारी करती है ना। यहाँ पर ना तो MSP की बात हो रही है ना FRP की बात हो रही है। अभी जो है एक कार्यक्रम के दौरान जिसको हमने नाम दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो है कितना 18 जनवरी 2024 को, कब? 18 जनवरी 2024 को योगी आदित्यनाथ द्वारा, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं पूरा समझा दे रहा हूँ इसको। 18, इसको नोट कर लेना क्योंकि यूपी से है तो पूछा जा सकता है। 18 जनवरी 2024 को कौन सी नीति भैया? सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर नीति जो है योगी जी लाए हैं। कंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर नीति 2024, ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति 2024, जिसके तहत जो है जो चीनी मिल हैं, चीनी मिल के लिए एक प्राइस जारी किया जाता है। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लें, ठीक है, जो कि आपका राज्य परामर्शित मूल्य SAP, ठीक है, राज्य परामर्श मूल्य के नाम से जाना जाता है। स्टेट राज्य परामर्शित मूल्य, ठीक है, राज्य परामर्शित मूल्य जो है जारी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी करती है, जो कि आपका 315 से बढ़कर जो चुनाव के कारण 340 कर दिया गया था। 25 रुपये इंक्रीज किया गया था ये, ठीक है, 25 रुपये इंक्रीज किया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो है राज्य परामर्शित, इसे पूरा लिख लेना, परामर्शित मूल्य, परामर्शित मूल्य, ठीक, परामर्शित मूल्य जारी किया जाता है किसके द्वारा? आपका राज्य सरकार के द्वारा, जो कि प्राइस सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, जिसमें आपका जो एक है कि अगेती प्रजातियां हैं, अर्ली वैरायटी अगेती प्रजाति के लिए 350 से जो मूल्य बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है? प्रजाति के लिए 350 से मूल्य जो कर दिया गया है वो किया गया है आपका 370, है ना, 20 रुपये इंक्रीज किया गया है। ये याद रखना, नोट कर लेना, किसके तहत? सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत, है ना, किसके तहत? सेमीकंडक्टर नीति 2024, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने 18 जनवरी 2024 को जारी की थी, है ना। फिर जो आपका जो मध्यम या फिर कहें सामान्य प्रजाति है, इसको नोट कर लेना, सामान्य प्रजाति के लिए ये क्योंकि यूपी से संबंधित है और ये कहें कि आपकी जो नीति है, ये कहें 5 ट्रिलियन जो बनाने की नीति है उत्तर प्रदेश को, उसके तहत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामान्य प्रजाति के लिए जो मूल्य बढ़ाया गया है ना, वो बढ़ाया गया है आपका 340 से कितना कर दिया गया है? 360 कर दिया गया है सामान्य के लिए। और आपकी जो है पछेती के लिए, अनुपयुक्त प्रजाति के लिए एक और है आपकी, कौन सी? अनुपयुक्त प्रजाति,
अनुपयुक्त प्रजाति, ये पता होगा, जो लखनऊ साइड के बच्चे हैं उन्हें पता होगा इस नीति के बारे में। अनुपयुक्त प्रजाति के लिए जो है वो आपका 335 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 355 कर दिया है। इसको नोट कर लेना। ये एफआरपी नहीं है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं है, ये क्या है आपका राज्य परामर्शित मूल्य है। क्या है, राज्य परामर्शित मूल्य है। ये आपका उचित व लाभकारी मूल्य नहीं है। उचित व लाभकारी मूल्य सीएसीपी द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह जो है सेमीकंडक्टर नीति के जो है 2024 के द्वारा जारी किया गया है, राज्य परामर्शित मूल्य। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक, पूरा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतना नोट कर लिया ना, बढ़िया से समझ आ रहा है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं अल्प अवधि ऋण, अल्प एवं मध्यम अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण या सभी प्रकार के ऋण। जो प्राथमिक व कृषि सहकारी समितियां हैं ये किस प्रकार का ऋण प्रदान कराती हैं? तो भैया ये कराती हैं आपकी अल्प एवं मध्यम अवधि का ऋण। किसका भैया? अल्प एवं मध्यम अवधि का। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में निम्न में से कौन सा मुख्य कथन है? मूल्यों का उतार चढ़ाव, किसानों की प्राथमिकता, विपणन लागत, खेती की लागत। बताइए आंसर क्या होगा। 58 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है खेती की लागत। खेती की लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एक है कि जारी किया जाता है, गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 59 है। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1940 में, 1953 में, 1958, 1960। तो 1958 में। यहाँ पर बात हो रही है नाफेड की। किसकी भैया? नाफेड की, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कहें कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है, नाफेड की बात हो रही है। 1958 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, कृषि के विकास में सांख्यिकी का महत्व है डेटा और संख्यात्मक जानकारी हासिल करने में। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि जनसंख्या के बहुसंख्यक वर्ग की दैनिक आजीविका में उपयुक्त सभी में। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर भी कुरियन या वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? पशुपालन से, डेयरी दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन विज्ञान से, चारा फसल से। तो ये संबंधित आपके डेयरी दुग्ध उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन जो थी पशुपालन से संबंधित नहीं थी, ये थी आपकी दूध के उत्पादन से। तो वर्गीज कुरियन का जो संबंध है भैया वो किससे है? आपका डेयरी दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट या शुष्क पदार्थ की। बताइए आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिक मात्रा होनी चाहिए? आपकी प्रोटीन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। किसकी बच्चों? प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मृदा अपरदन का नियंत्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे में कवच होता है? कुल अंडे के भार का 8 से 11%, कुल अंडे के भार का 11 से 14%, कुल अंडे के भार का 15 से 18%, कुल अंडे के भार का 22 से 25%। बताइए आंसर क्या होता है। जो भार होता है कवच का वो होता है कुल अंडे के भार का 8 से 11%। अगला क्वेश्चन, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? सर्दी में, गर्मी में, बरसात या बसंत ऋतु में? तो बरसात में होती है। कब होती है? बरसात है, जब कहीं पानी गिरता है तो उस समय जो है खुरपका मुंहपका रोग ज़्यादा फैलता है। किसमें? आपका पशुओं में। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका बरसात में। यहाँ पर 65 क्वेश्चन कृषि के समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ टेक्निकल बन जाते हैं, है ना, क्योंकि
कृषि प्राविधिक है, कृषि तो आनी ही चाहिए, साथ में साथ उसको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए ताकि वो एक टेक्निकल बंदा रहे, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी सीखना है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है आगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66 है। ALU इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है, एप्लीकेशन का, रोम का, रैम का, प्रोसेसर का। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है पार्ट है किसका? प्रोसेसर का। अगला क्वेश्चन, द परम 8000 सुपर कंप्यूटर वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 2003 में, 1991 में, 1996 या 1988 में? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? आपका जो है 1991 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 दिया हुआ है। आर बेनिफिटेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन मार्केट ओरिएंटेड क्लाउड आर्किटेक्चर? बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओनली, केवल क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड यूजर एंड ब्रोकर ओनली, केवल क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। ऑप्शन सी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड यूजर एंड ब्रोकर, क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। और ऑप्शन डी क्लाउड सेवा प्रदाता, प्रमाणीकरण सर्वर और दलाल। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो ऑप्शन सी क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम? निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, आपका जो है के नियरेस्ट नेबर, या फिर कहें आपका नैव वाइस? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो ऑप्शन ए क्लस्टरिंग जो है सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 या 70वां प्रश्न है। द टर्म STBR स्टैंड फॉर, STBR शब्द का अर्थ है सेमी फोर टेबल बेस्ड रजिस्टर, सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर, सिंक्रोनाइज टेबल बेस्ड रिकॉर्ड या सेगमेंट टेबल बेस्ड रिकॉर्ड? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है ऑप्शन बी सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर जो है सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 है, लिखा हुआ है इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एक्ट एज अ सर्विस नेटवर्क। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या वर्चुअल कंप्यूटिंग, क्या कहलाएगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 71। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, 72, लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA? पर प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, पोर्टल ग्राफिक्स एरे, पर्सनल ग्राफिक्स एरे या पब्लिक गीगा एरे? गीगा एरे। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? PGA का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि होता है आपका प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73, 73 है व्हाट डज पूमा स्टैंड इन कंटेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स? रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल्ड? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 73 है। आंसर कर दीजिए ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली सही आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है, हाउ डू यू प्रोसीड टू प्रिंट ओनली पेज 2 and 3 ऑफ अ सेट ऑफ 10 पेज। आप 10 पेजों की सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? पेज विथ रेंज 2 to 3, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट ऑल, प्रिंट करेंट। तो यहाँ पर पेज विथ रेंज 2 to 3 सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 75 है, इन MS एक्सेल, क्वेश्चन 75, इन MS एक्सेल 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की लॉन्च द ओपन डायलॉग बॉक्स। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की है Alt+F12, Ctrl+F12, Shift+F12 या F12। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 75। बात करें बच्चों सही आंसर की तो Ctrl+F12 दबाने से हमें जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, खुल जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन वोल्ट फीचर ऑफ MS वर्ड। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम, स्पेल चेक, थ्रेशर, शब्दकोश, अनुवाद। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम सुविधा नहीं है, बाकी सारे काम जो है MS वर्ड में होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 प्रश्न लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन वर्कबुक ऑफ एक्सेल MS ऑफिस 2010। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? 4, 1, 3 या 2। बताइए आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो 3 जो है वर्कशीट डिफॉल्ट रूप में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, अन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है हैंगआउट, फेसबुक, गूगल क्रोम या फिर कहें फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका फेसबुक। क्या हो जाता है? फेसबुक, सॉरी हैंगआउट जो है सही आंसर हो जाता है, फेसबुक नहीं होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका हैंगआउट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हैंगआउट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। तो पांडा जो है आपका इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ठीक है, बाकी आपका फायरफॉक्स, पांडा व सफारी जो है इंटरनेट ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर जो है ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डॉस, आपका लिनक्स हो गया, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे यहाँ पर जो है आपके कंप्यूटर या फिर कहें हमने जो है एक टेक्निकल नॉलेज ले ली कंप्यूटर के बारे में। अगली जानकारी है आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि हमें यूपी में रहना है, यूपी में जॉब करनी है, तो यूपी के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए, है ना। तो अगले क्वेश्चन है आपके यूपी या उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ND तिवारी, मोतीलाल वोहरा, BB गिरी, रोमेश भंडारी। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? 81। देखिए, जो आपके ND तिवारी हैं ये पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर ये राज्यपाल नहीं रहे। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ND तिवारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? आगरा जनपद में, प्रयागराज जनपद में, गाजियाबाद, कानपुर में। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या आपकी है वो है भैया आपकी कहाँ पर? गाजियाबाद जनपद में। अगला क्वेश्चन, या फिर कहें आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है या सॉरी जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है आपका गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो प्रथम राज्य के आपके भारत के जो प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर या यूपी के अंदर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84 है,
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 1985 में, 1990, 1995, 1997। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था 1995। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था आपका बच्चों? 1995 में, 1990, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 शुरू किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट टैक्स लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 अप्रैल 2008 से। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो ऑप्शन बी 1 जनवरी 2008 से। वैट टैक्स कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? झांसी, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? UPCAR कहाँ पर है? तो भैया ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। याद रखना कि 1989 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगर या थारू? कौन सी जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर जिले में जो है पाई जाती है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर? तो बिजनौर में जो जनजातियां पाई जाती हैं आपकी, वो पाई जाती हैं माहीगीर। कौन सी भैया? माहीगीर जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उद्दंत मार्तंड? बताइए आंसर क्या होगा? जो आपकी बाल बोधिनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी, महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी बाल बोधिनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या सहारनपुर में? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है आपका? सहारनपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बच्चों? सहारनपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 है, 90, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? 1947 में, 1951 में, 1950 या 1948? पहली बार उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया था उत्तर प्रदेश को? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो 1 अप्रैल 1947, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। कब बच्चों? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को, ठीक, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वाराणसी में, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ में? काकोरी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्हें फांसी कहाँ पर दी गई थी? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर जो है गोरखपुर के अंदर काकोरी कांड के जो षड्यंत्र के केस में आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, GT रोड नहीं गुजरता है ग्रांड ट्रंक रोड प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगल सराय से? GT रोड कहाँ से नहीं गुजरता है भैया? तो भैया वो अलीगढ़ से नहीं गुजरता। कहाँ से नहीं गुजरता? अलीगढ़ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरोरा, कलापक्कम या काकरापार? तो नरोरा जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है वो आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 94, 94वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी? बताइए आंसर क्या होगा?
तो आपका उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ जिला है, कौन सा जिला बच्चों? आजमगढ़ जिला जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या है? फेमस है। अगला क्वेश्चन, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो दादरी, चुनार और चुर्क और डाला में क्या उत्पादित होता है? आपका सीमेंट का उत्पादन होता है। 95 का सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? सीमेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या जगदीशपुर में? इफ्को का जो यूरिया का जो एक है कि फैक्ट्री है, कहाँ पर है? तो भैया वो कहाँ पर है? आपका आंवला के अंदर है। कहाँ पर है? आंवला, आंवला के अंदर जो है स्थित है। कौन सी? आपकी इफ्को की यूरिया कारखाना जो कि आपका बरेली के अंदर है। आंवला कहाँ पर है? आपका बरेली के अंदर है, बरेली, है ना। अगला क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, गाजीपुर में? तो बात करें यहाँ पर बच्चों सही आंसर की, तो वो करेगा आपका ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ में, फतेहपुर प्रतापगढ़ में, लखनऊ, हरदोई में, प्रयागराज और वाराणसी में? नींबू कहाँ उगाया जाता है भैया? तो सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। जो पंजाब से लगे हुए इलाके हैं सहारनपुर, मेरठ, यहाँ पर उगाया जाता है। आगे चलते हैं, निम्न कंद फसलों में से किसे किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद को, रतालू, कचालू या आलू को? गरीब का मित्र किसे कहा जाता है भैया? तो गरीब का मित्र कहा जाता है आलू को। सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश क्षेत्र भी आलू का अंदर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गरीब का मित्र कहा जाता है भैया किसे? आलू को या पोटैटो को? पोटैटो जो है गरीब का मित्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित में से फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? चना, मसूर, अरहर या मूंग? तो मूंग की अवधि सबसे कम होती है ना। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, मूंग। यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। विजन एग्री एकेडमी नाम से चैनल है ना। तो बढ़िया से जुड़े रहिए सभी लोग विजन एग्री एकेडमी पर। ऐसे ही आपको आगे सेट पेपर लाएंगे, ठीक है। और जो लोग जो है 50 डे का या फिर कहीं नोट्स बाय करना चाहते हैं डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर 7880497104 पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।